तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ू को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलती है जो यूनिट सी से रिलेटेड था। जो जेल का सेक्शन है यूनिट सी, उस इन चीज़ों से रिलेटेड। जैसे वो थोड़ा बहुत हेवनली डाउ के बारे में भी बताते हैं, अपने जो घोस्ट हैंड थे। अब आगे ज़ू इस दौरान वुड स्पिरिट की तरफ देखता है, और क्योंकि अब घोस्ट हैंड आगे निकल जाते तो ये भी निकल जाता। और जाने से पहले थोड़ा बहुत ना मतलब लाइटनिंग वगैरह वो घोस्ट घोस्ट हैंड जो रहते हैं वुड स्पिरिट की तरफ उछाल के जाते हैं। वुड स्पिरिट देखता है अब क्या ही कर सकता था, और उसकी नज़र पड़ जाती है ज़ू किंग पर। ज़ू किंग के दाएं हाथ पर जो हो रहा थी ना उसके ऊपर। तो फिलहाल ये लोग टूर समाप्त कर चुके थे। जो इस दौरान रिक्वेस्ट करता है घोस्ट हैंड से, अब ये बाहर निकलने वाले थे बेसिकली, कि वो एक बार प्रेशर झेलना चाहता है नेचुरल और मैजिकल लॉस का, क्योंकि एक ना एक दिन इसको तो करना ही ना, अगर पेट्रोलिंग खुद से करनी है तो। नहीं तो फिर क्या मतलब है यूनिट सी के जेलर बनने का अगर आप खुद अकेले नहीं जा सकते तो। घोस्ट हैंड पूछते हैं तुम श्योर हो, क्योंकि यहाँ के वर्ल्ड लॉस को झेलना नास एंड सोल के कल्टीवेटर ही कर सकते हैं, और तुम अभी गोल्ड कोर हो, और गोल्ड कोर में भी अभी टॉप लेवल पे नहीं हो। शायद 4 से 5 सांस तुम रुक पाओगे, उसके बाद झेल नहीं पाओगे। जो फिर भी कहता कि नहीं मैं कोशिश करूंगा। घोस्ट हैंड मान जाते हैं। तो जो ऑरा वो झेल रहे थे जूकिंग के लिए, वो ऑरा वो हटा देते हैं। तो जूकिंग पर वो प्रेशर आने लगता है, और जूकी एकदम सोल हिल जाती है, और एक सेंसेशन वो फील करता है। घोस्ट हैंड अब तुरंत वो जो पावर था उसको रोकने वाले थे, लेकिन तभी वो देखते हैं कि जोकिंग का जो गोल्डन क्रो था वो चमकने लगता है, और उसकी जो फ्लैशी बॉडी का पावर था वो बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये चीज़ देख कर के ना जोकिंग का कि पावर लेवल उसने बूस्ट कर लिया है, तो घोस्टन थोड़ा सा रुक जाते हैं, लेकिन उस पर ध्यान बना कर थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था ना, वो अचंभित हो रहे थे जू के क्षमता को, विल पावर को देख करके, पावर को देख करके। तो लगभग 100 सांस के बराबर वो झेल लेता है, और फिर घोस्टन को इशारा करता है तो वो रोक देते हैं इस पावर को। तो बोलते हैं नॉट बैड किड, तुम्हारे जैसे कल्टीवेशन बेस के लोग ना भाई कुछ चुनिंदा सेकंड रह पाएंगे, बट मानना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन इस समय के दौरान जो ने एक चीज फील किया था कि इसकी जो फ्लैशी बॉडी का पावर था, यानी फिजिकल बॉडी का, वो रीटेम्पर हो रहा था, मानो उसमें एक नया जान आ रहा था। लेकिन इस दौरान गोस्टन कहते हैं लेकिन कॉकी मत होना जान, तब तुम कर सकते हो, बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं ऐसा काम भी। तो फिलहाल ये माइनर वर्ल्ड से जू को बाहर लेकर चले आते हैं। अब बाहर जब आ जाता है तो जू इनसे जो एंशिएंट स्पिरिट स्पीसीज थे उनके बारे में और पूछता है। तो स्टोरी के हिसाब से वो बताते कि देखो एम्पर एंशिएंट स्पिरिट जब वो डेस्टिनी ऑरा को यूज करके रिवर्ड एंशिएंट से ऊपर जाना चाहते थे, और ऊपर मतलब और हायर लेवल में वो फेल हो गए थे, तो डेस्टिनी ऑरा वेस्ट हो गया, और उनके ब्लड लाइन का भी जो था वो भी 90% तक वेस्ट हो जाता है। इसीलिए एंशिएंट स्पिरिट्स उसके बाद डिक्लाइन कर जाते हैं, और वो फिलहाल लेवल 90 पे आ चुके थे। तो जू से बोलते हैं घोस्टलैंड कि आज हम यहीं रुकते हैं, कुछ चीजें और समझाते हैं जूकिंग को, ये थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। जू देखता है कि एक चीज था कि हमेशा घोस्टलैंड ना अल्कोहल पीते रहते हैं, और फिलहाल ये अपने स्वर्ण पवेलियन के लिए वापस निकल जाता है डेमी मॉडल्स के बारे में। लेकिन फिर भी ये वापस आते इसमें ज्यादा सोच रहा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था उनके पास जो इमॉर्टल पपेट्स थे, कि उसके बारे में भी जानना चाहता था कि वो कैसे बनाते हैं। अब देखो इसके दिमाग में आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसके बारे में पता है, क्योंकि बताया था घोस्टलैंड ने, तो उसके लिए भी अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो आपको कुछ मिलिट्री क्रेडिट पे करने पड़ेंगे। तो जू वैसा करता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत काम करते थे, बेसिकली गवर्नर का पूरा काम यही करते थे, उनके हेल्प भी करते थे। तो वो बहुत बिजी रहते, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है कि भाई आप मिलने चाहते हैं। लेकिन जू लकी रहता है, 1 घंटे बाद ही उसको रिप्लाई आ जाता है, आवाज आती है, तो ये तुरंत अपनी जेट स्लिप से बात करता है एक्सॉल्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो पूछते हैं मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, काफी थके हुए लग रहे हैं। तो सीधा डायरेक्टली जू पूछता है, ज्यादा घुमाता फिराता नहीं, मॉडल पपेट्स के बारे में। वो बोलते हो मेरे पास समय है, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, मैं तुम्हें पर्सनली उन्हें दिखा सकता हूँ। तो जू तुरंत उस तरफ पड़ जाता है। फिलहाल देखो रात का समय, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जहाँ पर मेंशन था ये उस तरफ पड़ जाता है। अब ऑब्वियसली आपको पता है प्रोसेस होता है, वहाँ पर गार्ड्स होंगे, फिर वो बताते हैं, गवर्नर बोलते हैं उसको आने दो, जो भी चीजें, अपना जू एंटर कर जाता है। देखता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ चीजों पर काम कर सहायता दे रहे थे अपने कुछ वर्कर्स को, जो कुछ मेडिसिनल लिक्विड को मिक्स वक्स कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर फिजिकली बहुत थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक था। शायद वो एक प्रोसेस से गुजर रहे थे, जो ये केमिकल प्रिपेयर करवा रहे थे इसके लिए। अब इस दौरान वो जू से बात करने के लिए बढ़ते, तभी एक इनका ट्रांसमिशन जेट से मतलब कुछ वाइब्रेशन आता है। देखते ही मैसेज जो भी उनको उनको आया होगा वो सीरियस हो जाते हैं। जो कहेंगे यार मुझे गवर्नर बुला रहे हैं, तो लगता है मैं मॉडल पपेट्स पर तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जेट स्लिप निकालते हैं, मेरे रिसर्च नोट्स हैं, तो तुम इसको स्टडी कर सकते हो। लेकिन तुम मेरे पास आना, अगर तुम्हें कुछ डाउट रहा तो फिर मैं और तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। और तुरंत वो निकल जाते हैं फिर गवर्नर से मिलने के लिए, और जाते जाते भी माफी मांगते हैं, यार सॉरी मतलब जाना पड़ गया मुझे। अब जू वापस आ रहा था, लेकिन इधर मार्केट अच्छा खासा खुला हुआ था, तो वहां पर से एक
फ्रूट पर उसकी नज़र पड़ती है, जो कैंडी फ्रूट या जो भी था उससे खाने लगता है। मस्त ये खाते हुए कैंडी फ्रूट ही आगे बढ़ रहा था। एक तो चाँदनी रात थी और जो ये मॉडल पपेट्स के बारे में इसे इन्फॉर्मेशन मिला था जेट स्लिप के थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ये उसे ही देखते-देखते आगे बढ़ रहा था। तभी इसका अचानक से ना इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूर में देखते हैं एक मिडिल ईस्ट कल्टीवेटर जो कि ब्लैक रोब में था। वो भाग रहा था और भागते-भागते ना अपने आस-पास ज़हर छिड़क रहा था और उस कल्टीवेटर का कोई पीछा कर रहा था। एक यंग वुमन थी जो कि स्वॉर्ड सेल्स यूनिफ़ॉर्म में थी। उसने मास्क पहना था और लेकिन ज़ो से देखकर पहचान जाते हैं ऑब्वियसली कोई और नहीं किंग क्यू थी। उसकी आँखों में एक खतरनाक किलिंग इंटेंट था और बंदा भी नॉर्मल नहीं था भाई, बंदे के पास भी 5 पैलेस का बैटल प्रोवेस था, प्लस पॉइज़न वाली स्किल भी थी। तो इसलिए किंग क्यू ज़्यादा करीब नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो अपने आस-पास ज़हर छिड़क रहा था और ज़ो ने वैसे भी बहुत काम किया था देखो मिशन पे इधर बीच। तो जैसे ही उस बंदे को देखता है वो समझ जाता है कि ये बंदा वांटेड लिस्ट में से एक है और उसका निकनेम क्या है किड। अब किंग क्यू उसका पीछा कर रही थी तो ज़ो बीच में नहीं पड़ना चाहते कि भाई उसको कमाने होंगे ना मिशन कंप्लीट करेगी तो। लेकिन इस दौरान ज़ो को फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ज़हर का ना हवा के साथ क्योंकि मिक्स था तो ज़ो का ज़ू की तरफ पड़ता है। उसके कैंडी फ्रूट पर पड़ जाता है। फ्रूट उसका मतलब अलग ही स्मेल देने लगता है। अब आता है ज़ो किंग को गुस्सा, तुरंत अपना सरिया निकाल, सरिया भी नहीं बोलूँगा, माफ़ी चाहिए। तो जो आप कैंडी फ्रूट खाते हो तो एक लकड़ी में वो फँसा रहता है तो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। सीधा उस बंदे की तरफ पड़ा देते हैं। खोपड़ी में जाकर वो लगता है और आर-पार निकल जाता है। वो ब्लैक रोब वाला कपड़े वाला बंदा अचंभित था। मतलब मरते-मरते भी अचंभे में मरता है। हालाँकि ज़ो इससे खुश नहीं था कि कैंडी फ्रूट उसका बहुत सही था यार, उसको पुराने दिन याद आ रहे थे जब वो पियरलेस सिटी में था अपना। इसलिए आराम से धीरे-धीरे खा रहा था, फ्लेवर के मज़े ले रहा था। अब उसको वो तो मर चुका था, ज़ो किंग इस दौरान किंग क्यू की तरफ देखता है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वैसे भी ज़ो इस बंदे को पसंद तो बिल्कुल नहीं करता था। अब उसका मिशन था तो वो बोलता है छोड़ो मैं क्या करूँगा, जाने लगता है। लेकिन तभी किंग क्यू बोलती है कि मुझे मिलिट्री क्रेडिट से मतलब नहीं है। क्योंकि ज़ो बोलता है देखो मुझे तुम्हारा क्रेडिट्स नहीं चाहिए, तुम ले लो। और ये ज़ो किंग को इग्नोर मारती है और सीधा ये कप जो बंदा था ना उसको मसलने लगती है पूरा, खोपड़ी उसका फोड़ देती है। और ज़ो जा रहा था देख अब भाई खोपड़ी फूटती थी, गला आवाज़ आती है पॉप वाली, तो उसके कानों तक पड़ती है। रुक जाता है और पलट के देखता है। किंग क्यू लेकिन अभी भी सैटिस्फाइड नहीं थी और उस बंदे को ना एकदम पूरा मसल देती है, मैं ज़्यादा क्या ही बताऊँ। और वो ज़ू की तरफ बिल्कुल देखती भी नहीं और उसके बाद इस बंदे का बैग भी लेती है और कहती तुम्हें लगता है कि तुम किड कहलाना तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम इस नाम को खराब कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पूरा ही एकदम तुम्हारा बॉडी का कुछ बचेगा ही नहीं। देखो ये मिशन इसने लिया भी नहीं था पहले इस बंदे ने। इसको जैसे ही नाम पता चला कि अरे इस बंदे का नाम किड है बाउंटी लिस्ट में, तुरंत इसका दिमाग खोलता है कि इसको तो मैं मारूँगी। इस दौरान ज़ू जा चुका था और ये जो इसकी एविल घोस्ट थी मतलब इसकी जो स्पिरिट थी वेपन की, वो बोल रही थी हाँ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन में ख़त्म कर दो ये वो। तो किंग क्यों बोलती शांत हो जाओ, तुमसे मैंने जो बोला था डिटेल्स निकालने के लिए तुमने देखा? तो ये बोलती है हाँ 4 महीने में होली टाइड्स वाले यहाँ पर आएंगे क्लाउड मदर स्टोन्स को खरीदने और शायद वो स्काई मून रेवन के रास्ते जाएंगे। क्या तुम रिस्क लेना चाहती हो? किंग क्यों ज़्यादा कुछ नहीं कहती, वो मूनलाइट के अंदर निकल जाती। अब उसके बाद फिर जब ये बढ़ रही थी तो जो एविल घोस्ट थी वो बोलती है तुम क्या डेड श्योर हो कि तुम्हें ये करना ही है? और हमें उसके साथ मतलब क्यों करना चाहिए? अगर हमें म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन में करना ही है तो सबसे बेहतर होगा मैड डॉग के साथ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन करना, मतलब खुद भी मरे और मैड डॉग को भी मार दे। आपको पता है ये मैड डॉग कौन है? अपना कैप्टन। किंग क्यों उस दौरान इग्नोर करती है और फिर बोलती है मैं 3 साल का वेट नहीं कर सकती, मुझे साउथ फिनिक्स जल्द से जल्द जाना है। हालांकि इसको एविल को समझा रही थी अरे 3 साल कौन सा बड़ा है, पल भर में निकल जाता है। हालांकि फिर भी ये बोल रही थी कि अरे तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी चिंता है बिग प्रो किड कहाँ पर होंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा है साउथ फिनिक्स में। अब तो मैं स्ट्रांग हो चुकी हूँ, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो बची थी उनकी वजह से ही बची थी। इधर जो अपना पवेलियन अपना स्वॉर्ड पवेलियन वापस आ चुका था, क्रॉस लेग्ड बैठ चुका था और जो इन्फॉर्मेशन था इसके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड ये उन्हें पढ़ रहा था। इमॉर्टल पपेट्स वो जिंदा चीज़ों से बनते हैं, ऐसे लोग या ऐसी प्रजातियां जो कि खुद बोलते कि नहीं ठीक है हमें इमॉर्टल पपेट बनना है। अब इसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुका था कि कैसे बनाते हैं डेमी इमॉर्टल्स लोग इमॉर्टल पपेट्स को। हालांकि जो प्रोसेस था क्रिएशन का वो थोड़ा सीक्रेट था, टॉप सीक्रेट था, तो वो इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी नहीं पता। लेकिन जोकिंग के हिसाब से तो बहुत इन्फॉर्मेशन। मेन चीज़ था कि जो इमॉर्टल पपेट बनते हैं जब तक कोई बंदा चाहे ना वो नहीं बन सकता। इस दौरान जो के दिमाग में ये चलता है कि डेमी इमॉर्टल्स इस बात से क्यों सहमत हो गए कि वो जेल में 10 साल तक रहना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो बाहर निकलते होंगे तो खुद ही बोलते होंगे ठीक है हमें पपेट्स बनना है, क्योंकि वैसे भी जेल में तो वो लोग मरते रहते हैं बार बार, उनकी मेमोरीज खत्म होती रहती है। घोषण ने ऐसा ही चीज़ तो बताया था। लोगों को लगता होगा कि घोषण ने बताया था कि गवर्नर ने एक तरह से मर्सी दिखाया, दया दिखाई है उन लोगों पर। लेकिन जू का जो कैलकुलेशन था
उसको लग रहा था कि ये ज़्यादा सही है, कि डेमी इमॉर्टल्स खुद चाहते थे कि वो इनके जेल में जाके बंद हो कुछ सालों के लिए। तो जो बंदा बंद होगा, वो दिमाग से वैसे भी थक जाएगा, वो बोलेगा ठीक है भाई, उसकी मेमोरीज़ भी वैसे भी अल्टर कर दी जाती हैं जेल में, मतलब निकाल दी जाती हैं थोड़ी बहुत। तो उसको लगता होगा कि ठीक है भाई, मैं पपेट ही बन जाता हूँ। क्योंकि इन चीज़ों के बारे में ज़ू ने सेवन ब्लड आइज़ में बहुत अच्छे से सीखा था, और भी ज़्यादा सीखा था जब ये 8 सेक्ट कोलिशन में आ गया था। और ये चीज़ें और लागू हो रही थी जब काउंटी कैपिटल में है, जो कि काफ़ी बड़ा जगह है। तो ज़ू के दिमाग में ये कैलकुलेशन चलता है कि मैं क्या करूँगा ना, अगर मेरा सोचना सही है, अगर मेरी थ्योरी सही है, तो ये जो डेमी मॉर्टल्स कैदी है ना, मैं इनके अंदर कुछ ऐसा प्लांट कर दूँगा कि जब वो रिलीज़ भी हो जाएँ, मतलब जेल से 10 साल बाद रिहा भी हो जाएँ, तो उनके अंदर वो चीज़ रहे। ये सब सोचते-सोचते सुबह का समय हो जाता है, और ज़ू वो जाता है लेवल 9 वाले जेल में। ना तो डी 132 में जाता, ना तो यूनिट सी, क्योंकि भाई का पोजीशन बढ़ चुका था। तो अब ये देखना चाहता था यूनिट डी में कितने इनमेट्स हैं, कितने कैदी हैं। क्योंकि कुछ तो ऐसे कैदी होंगे ना जो कि भाई यूनिट डी में भी बंद हो गए, यूनिट सी में थोड़ी सब बंद होंगे। और उसको ये भी निकालना था किनके 10 साल पूरे हो रहे हैं। जिनके बहुत करीब होंगे उनमें ये कुछ ऐसा खेल करेगा। अब एक चीज़ और था कि देखो, इम्मॉर्टल पपेट अगर आपको बनाना है ना, तो मिनिमम नास एंड सोल लेवल का होना चाहिए। यानी यूनिट डी वाले तगड़े हैं नहीं, यानी कि यूनिट सी में ही देखना पड़ेगा। अब ज़ू पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है और डी 27 में जाता है, वहाँ के जेलर से मिलता है, और वो भी मान जाते हैं कि ठीक है, आपको जो भी सवाल पूछने यहाँ के कैदियों से आप पूछ सकते हो। तो जहाँ पर डेमी इमॉर्टल एक बंदा है, ये वहाँ पर ले जाते हैं, जो कि एक मिडिल एज्ड मैन था और मेडिटेशन में बैठा हुआ था, और देखता है कि जेलर आ रहे हैं, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम हॉट ही दिख रहा था। और जेलर बोलता है देखो, बस तुम इसे मार नहीं सकते, बाकी तुम्हें जो करना है ज़ू हमें सर हिलाता। और ये वाला जेलर बाहर निकल जाता है, ज़ू यहाँ पर बैठ जाता है। अब जैसे अंदर जाता है ज़ू जेल के, वो डेमी इमॉर्टल देखता है और बोलता है तुम। जब तक कि वो कोई पूरा बात कर पाता, ज़ू सीधा अपना हाथ उसके खोपड़ी की तरफ बढ़ाता और एक चमाटा में वो बेहोश हो जाता है। क्योंकि इसको देखो, बात करने में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं, और उसकी बॉडी को स्टडी करने लगता है, बॉडी स्ट्रक्चर, और थोड़ी सी उसकी बॉडी को खोल भी देता है। अब वो बेहोश था, लेकिन धीरे धीरे जागने लगता है, तो उसको दर्द होने लगता है। और जैसे ही वो आंखें खोलता है, जो बोलता है जिस बंदे को तुमने मारा था ना, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एक चमाटा और मारता है, डेमी मॉर्टल फिर से बेहोश हो जाता है। और इसी समय गुजरते जाते 12-12 ज़ू इसको चमाटे मार मार के बेहोश करता है। ज़ू अपना पूरा रिसर्च कर चुका था तब तक, और उस बंदे की बॉडी बहुत सारे कट्स वगैरह देखे जा सकते थे। ज़ू के हिसाब से जो कैलकुलेशन था कि इसके अंदर थोड़ा सा करप्शन छोड़ दिया जाए, तो वो ढूंढ पाना मुश्किल हो। सोचता है क्या करूँ, मेरे बीटल्स को बेच दो, नहीं वो सही नहीं होगा, डेमी मॉर्टल्स को कम में भी आंकना गलत होगा, करप्शन ज्यादा बेहतर है, ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, या ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ज़ू पहले क्या करता है, अपनी बॉडी में थोड़ा सा करप्शन बिल्ड करता है, थर्ड हेवनली पैलेस का पावर को रिलीज करता है, उसके थ्रू पॉइजन रिलीज नहीं करता है, अपना पर्सनल जो उसका करप्शन था उसे रिलीज करता और इस डेमी मॉडल की बॉडी में भेज देता, उसके किडनी में थोड़ा सा स्टोर करा देता। और हार्ट में क्यों नहीं डालता, क्योंकि डेमी मॉडल्स के 5 हार्ट होते हैं, क्योंकि ज़ू को पता था, डेम और गोस्टैंड ने बताया था कि किडनी जो होता है ना, डेमी मॉडल्स का सबसे वीक जगह होता है। अब इसके साथ कांड करने के बाद ज़ू दूसरे डेमी मॉडल को चाहता है स्टडी करने। इसके जाने के बाद ये जो बेहोश था डेमी मॉडल जाग चुका था, उसकी आंखों में काफी गुस्सा था, अपने को देखता है, उसकी बॉडी पर बहुत सारे कट्स थे। और क्योंकि ज़ू ने बोला था ना कि तुमने जैसे मारा था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो इसको लगता है कि शायद ये दुश्मनी निकाल रहा होगा। अब ये सोचता भी है कि मैंने बहुत लोगों को मारा है, अब कौन सा इसका बेस्ट फ्रेंड था या फ्रेंड था मुझे क्या पता है, चलो कोई बात नहीं, और मैं रिलीज होने ही वाला हूँ, फिर तो मैं बताता हूँ। और इस दौरान ज़ू आगे के आने वाले दिनों में भी सेम काम करता है बाकी जो डेमी मॉडल्स थे उनके साथ, ऐसे डेमी मॉडल्स जो यूनिट डी के जेल से जल्द ही रिलीज होने वाले थे। और हर बार अपना चेहरा बदल के जाता था, मतलब वेशभूषा बदल के जाता था कि सामने वाले से पहचान ना पाए, और सबसे सेम, मतलब कि तुमने जिसको मारा हुआ है जो भी, कि रिवेंज ले रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। यूनिट डी के साथ इसका पूरा हो चुका था कांड जो भी करना था, और ये फिर यूनिट सी जाता। तो दो ऐसे डेमी मॉडल्स थे जो इसकी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते थे। लेकिन ज़ू के साथ यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि अकेले कैसे जाएगा ना, यहाँ के लॉज को ये थोड़े समय के लिए बस झेल पाता है, प्रेशर अभी भी। तो पहले ये सोचता है कि पहले माइनर वर्ल्ड में खुद को एडजस्ट करो, तो वो प्रेशर झेलता है हर दिन, हर बार, सब थोड़े थोड़े समय के लिए चाहता है। तो अगर उसको डेमी मॉडल के साथ करना है, वो जो सीन जो भी उसकी बॉडी को कट करना है, उसमें करप्शन भेजना है, तो 2000 सांस तो कम से कम रुकना पड़ेगा। और जब भी आता था अभी तो यूनिट सी में, तो थोड़ा अल्कोहल लेके आता था कुछ स्टैंड के लिए, और एक दिन जब वो पी रहे थे तो उनसे पूछ ही लेता है कि कुछ ट्रिक है क्या, जिससे कि हम माइनर वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा सर्वाइव कर सकते। उसको मालूम था कुछ तो ऐसा होगा। हालांकि घोस्ट एंड फर्स्टली आंसर नहीं करते हैं, लेकिन जो इनको अल्कोहल डेली डेली लाता था, तो उनको लगता है रिलेशन अच्छा हो गया, तो फाइनली वो सीक्रेट रिवील कर देते। तो जो उस सीक्रेट का भी इस्तेमाल करता है और टेस्ट करता है, प्रोग्रेस इसका अच्छा जाने लगता है। मतलब माइनर वर्ल्ड का प्रेशर अब ज़्यादा झेल पा रहा था। 1 महीना बीत चुका था, अब तो ये 300-700 तक से बढ़ करके 1000 तक पहुंच चुका था। लेकिन इस दौरान सी सीलिंग काउंटी में भी कुछ बड़ा होने लगा था। यहाँ पर नाइट शेड कल्टीवेटर देखे जाने लगे थे काउंटी के अंदर, जिसकी वजह से जो स्वर्ड इस पैलेस के लोग थे ऊपर लेवल के, उन्होंने अच्छे खासे एक्सपर्ट्स अपने भेजे थे
चेक करने के लिए, उन्हें अरेस्ट करने के लिए, ताकि उन्हें यूनिट सी के जेल में लाया जा सके और क्वेश्चन पूछा जाया जा सके। अब क्योंकि ज़ू यूनिट सी का जेलर था, तो उसे ये बात पता चल जाती। तो नाइट शेड्स के भी लोगों को यहाँ पर लेकर आया जाता है। उस समय ये शिफ्ट में अपने रिपोर्ट कर रहा था। जैसे ही एंटर करता है लेवल 90 पे, घोस्ट सेंसेस की मुलाकात होती है। कुछ और लोग थे जो कि वर्ल्ड 1 के ही जेलर्स थे। तो यहाँ पर ये पहली बार नाइट शेड्स को देखते हैं। और नाइट शेड्स आपको पता है बहुत खतरनाक लोग हैं। इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शायद पहले बताया था, और कप्तान ने भी जू से इसके बारे में कुछ डिस्कस किया था। क्योंकि होली राइड के जो लोग थे ना, वो नाइट शेड से मिल गए थे, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी डिक्लाइन होने लगी थी। अब जू को इन मैटर्स के बारे में, इतिहास के बारे में उतना भी डिटेल में नहीं पता था, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें तो इसको पता थी स्वॉर्ड से इसकी ट्रेनिंग के दौरान, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताई थी। ये भी पता था इसको कि नाइट शेड्स को धूप पसंद नहीं है। तो यहाँ का जो सूर्य था ना, जैसे कि इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था नाइट शेड्स ने अपने लोकेशन का, ताकि इन्हें धूप नहीं लगे। तो बस इनको रात में चंद्रमा दिखाई देता था नाइट शेड्स वाले लोगों को। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनुअल कमिस्ट एक मुसाफिर विदा लेता हूँ।